हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सत्र संख्या पद्धति का अंतिम सत्र है। अब आप लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिएगा। यदि उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, आप लोग निसंकोच बेहिचक हमसे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैंने आपको बताया है कि टेलीग्राम पर ग्रुप है, जैसे आप सर्च करेंगे विश्व गुरु क्लासेस के नाम से, VISHWAGURU विश्व गुरु क्लासेस, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आपको एक ग्रुप मिलेगा। आप उसमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके बाद आप कोई भी प्रश्न है या तो डायरेक्टली उसमें आप टाइप करके पूछ सकते हैं, या किसी भी किताब का कोई प्रश्न है तो आप उसकी फ़ोटो खींच करके और उसको क्रॉप करके भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का सत्र, आज की क्लास बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल पूछिएगा। शुरुआत करेंगे हम लोग घातांक से। घातांक क्या होता है इसकी बात करेंगे और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है a, और ये कैसी संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या है। a एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जो घातांक होते हैं ये वास्तविक संख्याओं के लिए भी हो सकते हैं और ये काल्पनिक संख्याओं के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्याओं के जो घातांक हैं ये आपको हायर क्लासेस में, इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेंगे, डे मॉयवर थ्योरम वगैरह होती है। और अभी जो आपका सिलेबस है उसमें है वास्तविक संख्याओं के घातांक। तो हमने मान लिया कि a एक कोई वास्तविक संख्या है और उसको हमने कई बार मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए हमने इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज इसको हमने n बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये हमारा कितनी बार गुणा हो गया a का, ये a का n बार गुणा है आपस में, तो इसको हम कहते हैं a की पावर n। और ये जो रूप है, ये जो फॉर्म है, इसी को हम कहते हैं घातांक रूप। इसमें क्या होगा, a की पावर n में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ नीचे जो लिखा है ये, इसको हम कहते हैं आधार, बेस, और ये ऊपर जो है इसको हम कहते हैं घात, यानी कि पावर। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो इनको लिखने में ही गलती कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे आधार लिखेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे n, ये गलत होता है। या कुछ लोग क्या करते हैं, आधार लिखेंगे और उसके बराबर में लिख देंगे n, ये भी पूरी तरीके से गलत होता है। इसका जो सबसे सही तरीका है लिखने का वो ये है कि आप आधार को लिखिए और उससे ऊपर दाहिनी तरफ आप n लिख दीजिए, तो ये हो जाता है a की पावर n। और अगर और ज़्यादा इसका हम सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करें तो ये जो आधार होता है इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, और ये जो पावर होता है इसका साइज थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि किसी वास्तविक संख्या का आपस में बार बार गुणा कर दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है घातांक रूप। ठीक है ना, जैसे लिखा है a की पावर n, तो इसका मतलब हुआ कि a का आपस में ही गुणा होता जा रहा है। कितनी बार होता जा रहा है, n बार होता जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n। यहाँ पर मैं दो बातें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, यानी हमारा जो आधार है वो 1 के बराबर है, तो a की पावर n कुछ भी बना रहे उसकी वैल्यू भी 1 होती है। अगर आधार हमारा 1 है तो उसके ऊपर कितनी घात है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो मान होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर a की वैल्यू
ज़ीरो है, शून्य है, तो भी एक ही घात n का मान हमेशा जीरो होता है। जीरो के ऊपर कोई भी घात लगी हो उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो अर्थात शून्य होती है। तो ये जो है वो आपका वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक स्वरूप है। कब बनता है? जब किसी भी वास्तविक संख्या का आपस में बार बार गुणा होता है। जिस संख्या का बार बार गुणा होता है उसको हम कहते हैं आधार, और जितनी बार गुणा होता है उसको हम कहते हैं घात। अब घात से संबंधित कुछ नियम होते हैं, उनको हम समझेंगे। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि घात धनात्मक होती है तब क्या होता है, शून्य होती है तब क्या होता है, या ऋणात्मक होती है तब क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब धनात्मक घात है तो उसका मतलब क्या है। धनात्मक घातांक होने पर क्या होगा, तो देखिए जो अभी मैंने आपके सामने लिखा था a पावर n, तो यहाँ पे a जो है वो आधार है और n जो है वो घातांक है, और n कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो उस कंडीशन में a की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू a इंटू कितनी बार, n बार। अब जो दूसरी संभावना बनती है वो बनती है शून्य घातांक होगा तो क्या होगा, शून्य घातांक। शून्य घातांक का मतलब हुआ कि किसी भी आधार के ऊपर जो घातांक है वो शून्य है, अर्थात n बराबर शून्य, जीरो। n का मान हमेशा शून्य है। तो यहाँ पर a क्या है, आधार है, और यहाँ पे एक कंडीशन हम लगा देंगे, a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो की पावर जीरो जो होता है वो अपरिभाषित है, ये अब तक परिभाषित नहीं है, इसका कोई निश्चित मान संभव नहीं होता है। तो जो आधार है वो हमारा कैसा होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में a की पावर जो शून्य है उसका मान हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। आधार कुछ भी बना रहे, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, उसका अगर घातांक शून्य है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, जबकि आधार अशून्य होना चाहिए। तीसरी संभावना बनती है ऋणात्मक घातांक। जब घातांक हमारा कैसा है, ऋणात्मक है, मतलब जैसे लिखा है a की पावर -n। a की पावर कितनी है, आधार के ऊपर कितना घात लगाया है, माइनस का n। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है जो घातांक है हमारा वो है -n, यानी कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो अगर ऋणात्मक घातांक है तो फिर उसका मतलब क्या होता है, तो ये बराबर होता है 1/a की पावर n। यानी क्या करते हैं, उसको हम 1 करके यानी कि व्युत्क्रम लिख लेते हैं, और जो घातांक होता है वो धनात्मक हो जाता है, अर्थात ये जो ऋण का चिन्ह है वो धन के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से धनात्मक घातांक होगा तब तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, शून्य घातांक होगा तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, और अगर ऋणात्मक घातांक होगा तो उसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम लिख लेंगे 1 करके, यानी क्या करेंगे, जो भी संख्या लिखी है उसको हम हर में ले जाएंगे और घात को परिवर्तित कर देंगे, इसका हम चिन्ह बदल देंगे, ऋण है तो उसको हम धन बना देंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये 3 प्रकार के घातांक होते हैं। अब बात करेंगे घातांक के नियमों के बारे में। घात संबंधी कुछ नियम भी होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इन नियमों के आधार पर ही हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। क्या क्या नियम होते हैं, सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि a पावर m इंटू a पावर n ये बराबर होता है a पावर m प्लस n। यदि इसको हम परिभाषित करें, इसको हम लिखें तो क्या कहेंगे, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा आधार क्या है a, यहाँ पे आधार क्या है a, यानी कि दोनों घात रूपों में आधार समान है। घातें बेशक अलग अलग हों लेकिन आधार कैसा है, समान है, और इन दोनों पदों का गुणा हो रहा है। तो समान आधार वाले
पदों का यदि गुणा होता है तो गुणनफल में क्या होता है, आधार वही रहेगा, यानी यहाँ पर आधार क्या है a, तो यहाँ पर a ही रहेगा लेकिन घातें जुड़ जाएंगी। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5 ये आधार है, बेस है हमारा, यहाँ पर भी जो आधार है वो 5 है, यानी समान आधार हैं और इन दोनों पदों का गुणा हो रहा है, तो आधार हमारा 5 रहेगा और ये घातें जो है वो जुड़ जाएंगी m प्लस n, तो 3 + 2 5, यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये पहला नियम है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर हम उस कंडीशन को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जो ऊपर पावर है वो यदि 0 में आती है तो हमारा जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। दूसरा नियम क्या बनता है, यहाँ पर क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, अगर हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, गुणा की बजाय डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर का जो पद है वो है a की पावर m, उसको डिवाइड किया है, भाग किया हुआ है a की पावर n से। यहाँ पर भी हम अगर गौर से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, आधार यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, आधार समान है, और यदि आधार समान है और उन पदों को हम क्या कर रहे हैं, भाग रूप में लिखे हैं, यानी भाग कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो ऊपर वाली यानी अंश की जो घात होगी उसमें से हर की घात घटा दी जाएगी। विशेष रूप से सावधानी बरतेंगे, जो अंश की घात होगी उसमें से हर की घात घटाएंगे तो आधार तो हमारा a ही रहेगा, घात ऊपर कितनी है m, उसमें से हम n को माइनस कर देंगे, तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ये बराबर हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ये बहुत ज़रूरी है, सावधानी बरतना, ऊपर वाली घात में से नीचे की घात ही घटाना है। तीसरा क्या होता है, तीसरा नियम होता है, मान लीजिए कि ये एक हमारा पद है a की पावर m, a की पावर m, और अब इस पूरे पद के ऊपर भी एक पावर लगी है, मान लीजिए n, तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर के ऊपर भी पावर है, यानी जो घातांक रूप हमारा पहले से लिखा है उसको भी हमने एक और घातांक रूप में लिखा हुआ है, घात के ऊपर घात लगी है, और यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर घात कौन सी थी, m, और उसके ऊपर घात थी n, तो a की पावर m होल पावर n, ये बराबर हो जाएगा a की पावर m इंटू n, ठीक है। चौथा नियम क्या बनता है, चौथा नियम बनता है, अगर मान लीजिए एक पद लिखा है a की पावर m, एक दूसरा पद है b की पावर m, और इन दोनों को हमने आपस में गुणा किया है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आधार है a, यहाँ पर आधार है b, आधार तो अलग अलग हैं लेकिन पावर देखिए, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर पावर m है, यानी पावर सेम है, और यदि पावर सेम है तो क्या होता है, तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम a और b यानी दोनों आधारों का आपस में गुणा कर लेंगे और पूरे के ऊपर हम पावर लगा देंगे m, यानी दोनों पदों में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी m पावर है, यहाँ पर भी m पावर है, आधार अलग अलग हैं, तो इन आधारों के बीच गुणा की संक्रिया हो रही है, तो आधारों का गुणा हो जाएगा और उसके बाद पूरे की पावर m हो जाएगी, बशर्ते घात समान होना चाहिए। ऐसे ही हम नियम बना सकते हैं, अगर a की पावर m है और डिवाइड बाई है b की पावर m, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, पावर अभी भी सेम सेम है, आधार अलग अलग हैं, तो आधारों के बीच में डिवाइड हो जाएगा और पूरे की पावर हो जाएगी m। इसके अलावा एक तो हमने आपको बता ही दिया है कि अगर कोई भी बेस है, अशून्य है वो, यानी 0 के बराबर नहीं है और उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये घात संबंधी कुछ नियम है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं परमेय घातांक के बारे में, यानी जब घातांक जो होता है वो एक परमेय संख्या के रूप में होता है। देखिए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन,
ये भी एक परमेय संख्या होते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्णांक में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, हमें अंश तो मिलता है देखने को, लेकिन जो हर होता है वो होता है 1, जो कि लिखना जरूरी नहीं होता है। तो जब भी हम घात लिखते हैं तो उसमें हम, अगर मुझे a की पावर 3 लिखना है तो इसको हम a की पावर 3/1 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें इस फॉर्म में यानी p/q इस फॉर्म में देखना है, इस रूप में देखना है। यदि हमारी घात p/q के रूप में है तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे वर्गमूल होता है तो जैसे लिखा है √5, 5 का वर्गमूल लिखा है, तो हम सब जानते हैं कि वर्गमूल में क्या होता है, हम 2 को इकट्ठा यानी 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 के हम जोड़े बनाते हैं। तो वाकई में होता क्या है कि वर्गमूल में यहाँ पे घात होती है 2, जो कि लिखी नहीं होती है, अंडरस्टूड होती है कि यहाँ पे 2 घात होती है। तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। जैसे घनमूल में क्या होता है, ये लिखा है मान लीजिए 7 और यहाँ लिखा है 3, इसका मतलब होता है 7 का घनमूल। तो वाकई में इसका मतलब होता है 7 पावर 1/3, यानी यहाँ जो भी पावर होती है वो यहाँ 1 करके लिखी जाती है। यानी अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि 8 की पावर है 1/5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 8, इधर हम करनी घात लगाएंगे कितना, 5, कितना लिखेंगे 5। यहाँ पर अगर 5 लिखा है इसका मतलब इसका 1/5 1/5 घात बन जाएगा। तो अगर इसको हम सामान्यतः लिखें, सामान्य रूप में देखें तो क्या होगा, तो सामान्य रूप में यदि ये लिखा हो a, यहाँ पे a लिखा हो और इस तरह से इस चिन्ह के यहाँ n लिखा हो, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। यहाँ पर लेकिन हम 2 बातें जरूर समझेंगे। पहली बात तो ये कि n जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, n 0 नहीं होना चाहिए। इवन मैं कहूँगा जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1/n, n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि a जो है ये अशून्य होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से ये जो लिखा होता है, ये जो पद लिखा होता है, इसको हम कहते हैं a का nवां मूल, a का nवां मूल। जैसे वर्गमूल, तो वर्गमूल में n हमारा कितना रहता है, वर्गमूल में n हमारा रहता है 2 के बराबर। वर्गमूल में n बराबर कितना होता है, 2 होता है। अगर बात करें घनमूल की, तो घनमूल में n बराबर कितना होता है, घनमूल में n बराबर 3 होता है। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर हम n बराबर ले लेते हैं 5, ठीक है, तो a के ऊपर अगर इस तरीके से लिखा है, ये जो पद है इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे a का पंचम मूल या 5वां मूल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पद होता है इसका जो वास्तविक मतलब ये होता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जगह आपको मिलने वाला है और इसका आपको यूज करना होगा, ठीक है। जब भी करनी घात यहाँ n लिखी होती है इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। शर्त हमारी क्या है, n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी शर्त है जो आधार है यानी a जो है वो अशून्य होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा 0 से बड़ा दोनों चलेंगे लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो उस टाइप से रहा जब 1/n इस रूप में यदि देखिए अब 1/n क्या है, आप अगर ध्यान से देखें तो 1/n ये क्या हो गया, अंश बटा हर। तो ये अंश बटा हर इस रूप में ये संख्या लिखी गई है और n जो है वो हम आपसे कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। तो n ये धनात्मक संख्या है कुछ भी, और 1 तो धनात्मक होता ही है। तो उस हिसाब से ये हमारी एक परमेय संख्या बन जाएगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, परमेय घातांक, ठीक है ना। तो परमेय घातांक ये बन जाता है।
ऐसे मान लीजिए P अपॉन Q के रूप में है तो हम क्या लिख सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि A एक आधार है, संख्या है जो कि अशून्य है और जो घात है वो हमारी है P अपॉन Q। P अपॉन Q है, P अपॉन Q एक परमेय संख्या है, पहली बात। और जो Q है वो हमारा शून्य से बड़ा है। ये क्यों जरूरी है अभी मैं आपको समझाऊंगा कि P अपॉन Q एक परमेय संख्या है और ये कब कब हो सकती है, जब हमारा P जो है वो चाहे 0 हो तो भी हो जाएगी, चाहे 0 से बड़ा हो, ठीक है, और चाहे 0 से छोटा हो। थोड़ा परमेय संख्या की अगर आप अवधारणा समझें तो मैंने आपको बताया था कि P और Q पूर्णांक होना जरूरी होता है और जो Q होता है वो अशून्य पूर्णांक होता है। तो अशून्य पूर्णांक में हमारे धनात्मक पूर्णांक भी आ जाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा P है वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। Q जो हमारा है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। ये कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ परमेय संख्या की अवधारणा के बारे में, जो उसकी परिभाषा है। लेकिन इस स्थिति में Q जो है वो शून्य से बड़ा होना चाहिए, Q जो है वो शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए। P आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों संभावनाएं P के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो Q है वो आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए लिखा है A के ऊपर लिखा है A की पावर लिखा है P बाई Q, A की पावर लिखा है P बाई Q। A है हमारा आधार जो कि अशून्य है और घात है P बाई Q। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A की पावर P होल पावर 1 अपॉन Q। इसको हमने किस नियम द्वारा लिखा, हमने आपको एक नियम बताया A की पावर M होल पावर N बराबर होता है A की पावर M इंटू N। यानी जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, M और N का गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए पावर क्या है P, और P के ऊपर जो पावर है वो 1 अपॉन Q है, तो यहाँ पे P का और 1 अपॉन Q का गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा P अपॉन Q। तो हम A की पावर P अपॉन Q को क्या लिख सकते हैं, A की पावर P होल पावर 1 अपॉन Q। अब जरा आप देखिए इस पद को गौर से देखिए, इस पद में जो घातांक है वो 1 अपॉन Q है और जो हमारा आधार बन के आ रहा है वो है A की पावर P। इस पद को आप ध्यान से देखिए, इतने को केवल देखिए, A की पावर P, ये पूरा हमारा आधार हो गया और जो घातांक हो गया वो कितना हो गया 1 अपॉन Q। अब जो 1 अपॉन Q है वो किस टाइप का है, अभी मैंने आपको बताया A की पावर 1 अपॉन N। ये जो मैंने आपको बताया इसमें A क्या था, आधार था, और 1 अपॉन N घातांक था। तो यहाँ पे घातांक क्या है 1 अपॉन Q है, वो आधार क्या है A की पावर P है। इस वाले में हमने आपको क्लियरली बोला था N हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे N की जगह क्या है Q, तो Q हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम N को ऋणात्मक ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने लिया -2, तो ये बन जाएगा A की पावर 1 अपॉन -2, A की पावर 1 अपॉन -2। उस स्थिति में ये बन जाएगा, हम A को लिखेंगे अंदर और यहाँ करणी घात लिखेंगे -2, और ये आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, करणी घात सदैव धनात्मक होती है। करणी घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। जैसे यहाँ पे 2 है अगर, तो इसका मतलब होता है 2-2 के जोड़े बनाने, यहाँ पे 3 है तो 3-3 के जोड़े बनाने, 4 लिखा तो 4-4 के जोड़े बनाने। लेकिन -2 है, अब हम -2 के जोड़े कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या
आ जाती है। तो यहाँ पे जो घातांक है, जो 1/n वाला स्वरूप है, उसमें n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे q हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो परमेय घातांक में दो प्रकार के आपको स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक तो ये मिलता है a की पावर 1/n, जिसका मतलब हमने आपको बता ही दिया है क्या होता है, n√a, है ना, ये होता है। और दूसरा मिलेगा a की पावर p/q, तो इसका मतलब होता है a की पावर p होल पावर 1/q। कंडीशन ये है q हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, q कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ सवाल। यहाँ पर मैंने अभी 3 सवाल लिए हैं और इन तीनों को हल करते हैं। देखिए पहले सवाल को अगर देखें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है 64 की पावर है 1/6, यानी जो a है हमारा वो कितना है, वो 64 है, और जो 1/n है वो है 1/6। 1/n कितना है, 1/6 है, यानी कि जो n है उसकी जगह कितना है, 6 है, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया जब a की पावर 1/n लिखा होता है तो इसका मतलब होता है n√a, यानी a का हमें nवां मूल निकालना होता है, n√a। तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 64 की पावर जब 1/6 है तो इसका मतलब होगा 64 का कौन सा, 6th रूट, छठवां मूल। छठवां मूल माने 6 के जोड़े बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 64 के फैक्टर कर लेंगे। तो जब 64 के हम फैक्टर करने चलते हैं तो हमें पता है 64 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो गया आपका 64। कितनी बार गुणा हो रहा है यहाँ पे 2 का, 6 बार, यानी कि 2 का आपस में 6 बार गुणा हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 6, है ना, घात रूप में लिख जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 6th रूट ऑफ 2 की पावर 6। अब देखो बेटा यहाँ पे पावर 6 है और हमें छठवां मूल ही चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा 2 के। ये चीज़ भी आप लोग दिमाग में डाल लीजिए क्या, कि अगर इस तरीके का बनता है ये, यानी nवां मूल निकालना हो किसका, a की पावर n का, तो ये बराबर होता है a के, ठीक है। जैसे ये लिखा हो, मान लीजिए वर्गमूल निकालना हमें 3 की घात 2 का, तो यहाँ पे भी घात 2 है और यहाँ पे भी 2 होती है। वर्गमूल में करणीय घात लिखी नहीं जाती है लेकिन 2 होती है, तो इसका मतलब होता 3। इसी हिसाब से अगर ये लिखा हो 5² तो इसका मतलब होगा 5, अगर लिखा हो 7² तो इसका मतलब होगा 7। ऐसे ही मान लीजिए लिखा है, ये घनमूल है मान लीजिए किसका, 7/3, तो यहाँ पर हमें घनमूल निकालना है और यहाँ पर भी घन है, इन दोनों सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। तो 64 की घात 1/6, यानी हमें छठवां मूल निकालना है 64 का। तो 64 को जब हम फैक्टर करेंगे, इसका घात रूप बनाएंगे, तो वो बनेगा 2 की घात 6। तो यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ पे छठवां मूल निकालना है और यहाँ पर घात है 6, तो ये खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से या आप ऐसे समझ लीजिए कि छठवां मूल निकालना तो 6 के जोड़े बनाएंगे, यानी इसको हम ग्रुप बनाएंगे 6 का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये एक ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप कितने का, 2 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब बात करेंगे हम इस सवाल की। अब इस सवाल में दिया है 64 की घात -1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटा ध्यान से, तो जो 1/n का जो फॉर्म है उसमें आ जाएगा -1/3, और उस हिसाब से जो हमारा n है वो हो जाएगा -3, जो कि हो नहीं सकता। आप देखिए ध्यान से, 1/n की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, -1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम -1/3 को 1/n के बराबर करेंगे तो हमें n कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, जो कि ऋणात्मक है, <0 है, और ये हो नहीं सकता। हमने आपको कंडीशन बताई है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हम क्या करें, क्या फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? बिल्कुल, हमने आपको घात के नियम में पढ़ाया है, a की पावर यदि -n है तो ये हो जाता है 1/a की पावर n, यानी ये जो माइनस की घात होती है वो प्लस में बदल जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 64 की घात -1/3
ये बराबर हो जाएगा 1/64 की घात 1/3। अब देखिए ये जो पावर है हमारी, ये पूरी जो पावर है ये माइनस से किस में बदल जाएगी, अब प्लस में बदल जाएगी और ये 1/n हो जाएगा। अब ये बड़ा इजी है, यहाँ पे देखिए 1/n यानी कि घनमूल निकालना है। n की जगह कितना है, 3 है, किसका घनमूल, 64 का। तो हम 64 का जब घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या करेंगे 64 के, आप लोग देख लीजिए क्या होते हैं 64 के फैक्टर। देखो अभी मैंने बताए थे 2 का कितनी बार गुणा, 6 बार गुणा, ठीक है ना, ये 2 का 6 बार गुणा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें घनमूल निकालना है, करनी घात है 3, तो जो ग्रुप बनाने वो 3 के, तो 1 2 3, एक ग्रुप तो ये बन जाएगा 2 का, 1 2 3, एक ग्रुप ये बन जाएगा 2 का। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इसका हो जाएगा आंसर। इस सवाल को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। 64 की पावर है -1/3, यानी ये कौन सा फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट है a की पावर 1/n, ये फॉर्मेट है। लेकिन इस फॉर्मेट में हमने आपको कुछ शर्तें बताई हैं। देखिए पढ़ना हर तरह का होता है, एक होता है कि रट के फेंक देना, एक होता है हर चीज़ को बारीकी से समझना। इस फॉर्मेट की हमने आपको शर्त पहली ये बताई कि a हमारा जो है वो अशून्य है, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त बताई हमने कि n वो हमेशा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है n। जब हम इस फॉर्मेट में देखते हैं इसको और ये कोशिश करते हैं निकालने की भाई n कितना होगा, तो वो हमारा निकल के आता है -3, जो हमारी शर्त को नहीं मान रहा है। तो उस सूरत में ये मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है, इसको हम इस तरह से नहीं लगा पाएंगे जब तक हम ये सारी शर्तें पूरी नहीं करते। तो ये शर्त पूरी करने के लिए मेरे पास एक और दूसरा जादू है, क्या कि a की पावर -n है, तो इसको हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं। तो हमारी जो घात है वो माइनस से प्लस में टर्न हो जाएगी। तो हमने इसी चीज़ का इस्तेमाल किया। 64 की पावर थी -1/3, तो इसको हमने लिख दिया 1/64 की पावर 1/3। तो 1/3 पावर का मतलब हुआ कि अब हमें क्या करना है, तीसरा मूल, तीसरे मूल को हम कहते हैं घनमूल, कितने का, 64 का। तो 64 का घनमूल निकालना है। तो 64 के जब फैक्टर करते हैं तो 3 के हम ग्रुप बनाएंगे, कितने ग्रुप बन जाएंगे, 2 के 2 ग्रुप बन गए, तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 4, आंसर हो जाएगा 1/4 यानी 1/4। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल है 16/81 कि पूरे की पावर है -1/4। अभी हमने आपको बताया हुआ था कि ये हमारा यहाँ पे पूरा आधार हो जाएगा और ये है पावर -1/4, यानी ये भी उसी प्रकार का फॉर्मेट है, कौन सा, a की पावर 1/n। तो शर्तें भी वही होंगी, क्या कि a जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, चेक करो, नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा n 0 से बड़ा होना चाहिए। n जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, जब हम इसको -1/4 को जब हम 1/n के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा n बराबर -4, जो कि 0 से छोटा है, जबकि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी नियम का इस्तेमाल करेंगे। कौन से नियम का, a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n। तो इस नियम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16/81 की घात 1/4। ठीक है, 1/4। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, 1/16/81 की घात 1/4, ये माइनस की अब घात प्लस में बदल जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और नियम का इस्तेमाल करना है। कौन सा नियम है वो नियम है a/b की पूरे की पावर m अगर होती है तो ये हो जाती है a की पावर m बटा b की पावर m। ये नियम भी मैंने आपको बताया है। a/b यानी 2 कोई संख्याएं हैं, उनको भाग रूप में लिखा गया है, घात पूरे पे कॉमन है, तो ये दोनों घातें अलग अलग लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर इस नियम से हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16 की घात 1/4 बटा 81 की घात 1/4, यानी हम 16 पे घात अलग लगा सकते हैं 1/4 और 81 पे अलग लगा सकते हैं इस नियम से।
अब बेटा क्या होगा, जब हम इसमें यहाँ पे परमेय संख्याओं वाला हम नियम लगाएंगे, कौन सा नियम, जब ये लिखा होता है 1/p/q, तो ये बराबर होता है q/p के, यानी 1 यदि कोई p/q लिखा हो तो q पहुंच जाएगा ऊपर और p रहेगा नीचे। इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 1 और ये है p/q, तो q कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 81 की घात 1/4 बटे में 16 की घात 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 81 और 16 दोनों के फैक्टर कर लेंगे। तो जब हम 81 के फैक्टर करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4। तो यहाँ पावर 4 है और उसकी पावर 1/4 है, तो घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा होगा। तो जब आप 4 का गुणा 1/4 में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 1 यानी कि 3 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। यदि सवाल आपको समझ में ना आए तो एक बार इसको प्लीज़ फिर से वीडियो को आप थोड़ा बैकवर्ड कीजिए, पीछे कीजिएगा और फिर से इसको देखिएगा, और फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये सवाल मैं भी आपको डिटेल में बता रहा हूँ एक एक पॉइंट, इसलिए थोड़ा टाइम लगता लगाने में, अदरवाइज तो इसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये सब पता होता है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो घात है वो किस में है, वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है, माइनस की है, और यहाँ पर आपका आधार जो है वो p/q यानी अंश बटे हर के रूप में है, तो कुछ नहीं करना है, केवल इसको पलट दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा 81/16 और ये घात ऋणात्मक से बना दीजिएगा धनात्मक। अब ये पूरे पे घात है तो यहाँ पे इसका घात और इसका दोनों का सेम है, तो ये हमारा बन गया 3 की घात 4, ये बन गया 2 की घात 4 और पूरे की घात हो गया 1/4। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको बताया है a की पावर m बाई b की पावर m बराबर a/b की होल पावर m। तो उससे देखिए आप यहाँ पे पावर सेम सेम है, तो हो जाएगा 3/2 की पावर 4 की पावर 1/4। अब इनका गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो 4 का 1/4 में गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2। कुछ और सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 सवाल लिए हैं और इन दोनों सवालों को हल करना है, एक एक करके दोनों सवाल हल करते हैं। आप लोग गौर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम पहले सवाल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 16 की पावर 5/4। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारा ये 16 है ये किस घातांक रूप में लिखा जा सकता है। तो जब हम 16 के फैक्टर करेंगे और फिर घातांक रूप में बदलेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/4 यानी 2 की घात 4 जो है वो 16 हो जाएगा और इसकी पूरे की घात हो जाएगी 5/4 इंटू यहाँ पे 8 की पावर 4/3 है। 8 को जब हम घातांक रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। यहाँ लिखा 25 की पावर 3/2, जब 25 को लिखेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 2 होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड 243। जब हम इसको लिखेंगे पावर के रूप में तो हो जाएगा 3 की पावर 5 होल पावर 3/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 यहाँ पे देखिए लिखा है, रूप लिखे हैं और हर में क्या हो रहा है, घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात, ठीक है ना। तो इन घातों का क्या होगा, गुणा होगा। तो 4 का गुणा हम 5/4 में करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5, ठीक है ना। जब 4 का गुणा 5/4 में होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। ऐसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 बटा में देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5 की घात 3। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3 यानी 3 की घात 3। 2 की घात 5 और 2 की घात 4 यानी 2 की घात 9 हो जाएंगे, लेकिन चूंकि हमें गुणा करना है तो इनको हम शॉर्ट में कर लेते हैं। 2 की घात 5 कितना हो जाएगा 32 गुणा 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 5 की घात 3 हो जाएगा 125 गुणा और 3 की घात 3 हो जाएगा 27। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये गुणा आ जाएगा
512 बटे 3375 कितना आ जाएगा? 512 बटे 3375। तो इस तरह से ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में यदि हम गौर से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो घात लिखी हुई है वो n में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे सवालों को कैसे लगाएं जिसमें जो घात है वो n यानी किसी चर के रूप में हमें दी जाती है। तो हम क्या कोशिश करेंगे ऐसे सवालों में कि वो जो चर की घात है वो कैसे भी करके कैंसिल हो जाए। और यहाँ पर एक ही संभावना बनती है कि यदि हमें 2 की घात n ऊपर भी मिल जाए और 2 की घात n नीचे मिल जाए तो अंश और हर वाले दोनों आपस में पद कैंसिल हो जाएंगे, उनका आंसर 1 हो जाएगा और तब हमारा ये आंसर निकल सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम गौर से देखेंगे दूसरे सवाल में तो जो हम पहला पद है उसको तो हम 2 की घात n की जगह 2 की घात n लिख सकते हैं और गुणा में लिख सकते हैं 1। यदि हम 2 की घात n को 2 की घात n गुणा 1 लिख दें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 का गुणा या भाग करने से कभी मान नहीं बदलता है। प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक घात में से दूसरी घात घट रही है, यानी कि हमने आपको एक बताया है a की पावर m माइनस n बराबर a की पावर m बटे a की पावर n। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं a की पावर m गुणा a की पावर माइनस n, दोनों बातें सेम है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में ये बन जाएगा 2 की घात n गुणा 2 की घात माइनस 1 बटा में देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की घात n प्लस 1 को 2 की घात n गुणा 2 की घात 1। होता क्या है बेटा, जब आधार सेम होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार वही रहता है। तो जब n में आप -1 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा n माइनस 1। ऐसे यहाँ पे n में आप 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है ना। तो प्लस माइनस 2 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या होगा, जो ऊपर पद लिखे हैं 2 पद हैं, एक पद ये है एक पद ये है और दोनों में ही 2 की घात n का गुणा हो रहा है। 2 की घात हम n कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस यहाँ जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 की घात माइनस 1 बटा में जब इसमें से कॉमन लेंगे 2 की घात n तो पहले पद में बचेगा 2 की घात 1 यानी कि 2 की घात 1 का मतलब 2 माइनस जब ये कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। अब आप देखिए ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर नीचे सेम सेम है, बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1। अब फिर से आपको समझना पड़ेगा a की पावर माइनस n क्या होता है 1 अपॉन a की पावर n। अगर हम इस वाले नियम से देखें तो 2 की घात माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 की घात 1 यानी कि 1 बटे 2। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 बटे में हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, ठीक। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक सवाल मान लीजिए ये भी है 3 की पावर 3x बराबर है 9 अपॉन 3 की पावर x और यहाँ पे सवाल ये है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3x का गुणा 3 की पावर x में हो जाएगा। इन दोनों इसके हम बटा में क्या मान सकते हैं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनका गुणा हो जाएगा और 9 × 1 ये हो जाएगा 9। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आधार है 3, यहाँ पे भी आधार है 3। जब समान आधार होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3x में x जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x। तो ये हो जाएगा 3 पावर 4x बराबर 9। अब देखिए एक तरफ जो आ रहा है वो 3 की घातों में आ रहा है, यानी आधार कितना है 3 है। तो दूसरे तरफ भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी आधार क्या बन जाए 3। तो हम 9 को लिखेंगे 3 की घात 2। अब देखिए 3 की घात 2 किसके बराबर होगा 9 के, ठीक। तो आधार सेम सेम हो गए। तो जब आधार बराबर हैं और दोनों पद बराबर हैं तो उनकी घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो 4x बराबर 2, तो x बराबर 2/4 यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपका इस चैप्टर से बचा है परमीकरण गुणांक और किसी हर का परमीकरण करना कैसे किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये 15 से 20 मिनट और लगेंगे, तो ये क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी।
तो मैं क्या करूँगा, मैं कल आपकी ये 15 से 20 मिनट की एक छोटी सी क्लास रिकॉर्ड करके कल ज़रूर डाल दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से वही बात मैं कहूँगा, कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप हम तक अगर पहुँचाएंगे नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन हम आपको कैसे दे पाएंगे। बाद बाकी क्लास आपको कैसी लग रही है ज़रूर थोड़ा बताया करें। जो बच्चे देखते हैं वीडियो को वो कमेंट किया करें तो हमें पता चले कि हाँ कुछ लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि पढ़ने वालों के लिए पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है। हमें और हमारे जैसे लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वालों की कमी है, पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है। तो आपका इरादा पढ़ने का होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी कहीं रेडीमेड या जड़ी बूटी मिलती नहीं है किसी को कि पिला दी जाए और सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अपना कोई भी क्वेश्चन है वो हम तक पहुंचाइएगा। पहुंचाने का साधन हम आपको बता चुके हैं। क्लास अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को बताइएगा, सब्सक्राइब कराइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।